तो सेंटर ऑफ मास कहाँ है वो बेसिकली डिपेंड करता है हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। प्रीवियस क्लास हम लोग देख चुके हैं। इट इज द पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज अस्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, है ना। और हम लोग मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी देख लिए सेंटर ऑफ मास निकालने का, और हम ये भी देख लिए कि अगर कोई सिस्टम में कोई एक हेवियर मास है, सेंटर ऑफ मास इज क्लोज टुवर्ड्स द हेवियर मास, है ना। अच्छा, तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा इसके ऊपर प्रैक्टिस लेने के लिए फंडामेंटल क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस सपोज आई गिव यू ए क्वेश्चन लाइक दिस, हियर इज ए बॉडी और ए स्क्वायर प्लेट, इट्स ए स्क्वायर प्लेट। ये जो स्क्वायर प्लेट है, इस स्क्वायर प्लेट का हुआ यूं है कि एक हिस्सा निकाल दिया गया है। कितना हिस्सा? सपोज 1/4 पार्ट हम निकाल दिए हैं। ऐसा कोई एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। एंड यू आर गिवन टू स्पेसिफाइड एक्सिस, ये एक्सिस है, ठीक है, और ये कोई दूसरा एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, चलो मानते हैं कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो प्लेट है जिसका एक हिस्सा निकाल दिए हैं वो ऐसा है कि दिस लेंथ इज एल, दिस लेंथ इज एल, कॉल इट 12, this length is 12, this length is L, and suppose this length is also L। मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व तो करूंगा, बट अलग अलग तरीके से करूंगा। आपको कुछ नया नया मेथड्स मिलेंगे पता करने के लिए कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। आई वांट टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले आप मुझे बताइए, अगर ये ऐसा शेप का कोई स्क्वायर प्लेट है जिसका 1/4 पार्ट निकल गया, 1/4 पार्ट निकल गया, जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये जो बाकी प्लेट बच गया उसका, वो सेंटर ऑफ मास ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन से ऊपर होगा कि इस लाइन से नीचे होगा? इसी लाइन पे होना चाहिए। सर इसी लाइन पे होना चाहिए। इसी लाइन पे होना। ये बड़ी चीज हो गया, ये बहुत बड़ी चीज हो गया कि आपको समझ में आ रहा है इसी लाइन पे होना चाहिए। इट शुड बी अलोंग द सिमेट्रिक लाइन। हाँ, तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट पूछा गया है सेंटर ऑफ मास का, तो हमें ये समझ में आ गया कि सेंटर मास कहीं ना कहीं तो होगा, यहीं पे कहीं होगा, यहीं पे कहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ज्यादा होगा कि वाई कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा? दोनों इक्वल होगा। इतना दिमाग जिसका लग गया वो दोनों कोऑर्डिनेट नहीं निकालेगा, किसी एक को निकालेगा, बोलेगा दूसरा भी तो वही है। ये चीज आपको पहले सीखना है। हर चीज को मैथमेटिकली करने की कोशिश मत करो, कुछ दिमाग लगाओ। तो क्या कहेंगे? पूछा क्या? पूछा क्वेश्चन में ऐसा, इन फिगर शो, इन फिगर शो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या कहेंगे? कहेंगे कि ये ए है, ये पॉइंट बी है। तो हमें जो समझ में आया उसको थोड़ा लिख लेंगे सॉल्यूशन में। वी आर ऑल बिगिनर्स, वी राइट एवरीथिंग इन डिटेल्स। सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, that is on AB. So its x and y coordinate will be same, क्योंकि ये इसी लाइन पे आ रहा है, x and y कोऑर्डिनेट बराबर होना ही है ना। ठीक, x कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे? इतना बड़ा बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, कोई मास वगैरह कुछ तो दिया नहीं है। तो हम क्या करते थे? वी ब्रेक इट इनटू नंबर ऑफ स्मॉल सेक्शंस। ऐसा सेक्शन बनाते थे कि हर सेक्शन का हमें सेंटर ऑफ मास मालूम है। हर सेक्शन का अगर सेंटर ऑफ मास मालूम है
तो हर m1 के लिए करेस्पॉन्डिंग x1 निकाल देते थे। x1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 फ्रॉम द एक्सिस। तो चलो इसको टुकड़े करेंगे। अब जितने ज्यादा टुकड़ा करेंगे उतना लंबा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, है ना। तो लेट अस मेक लेस, जितना कम हो सके उसमें काम निपटाते हैं। मैं क्या करता हूं, टू गो फॉर फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड में हमारे पास ये है स्क्वायर, ये है हमारा स्क्वायर जिसका एक हिस्सा गायब है, जिसका एक हिस्सा गायब है। अच्छा इसका एक हिस्सा गायब है, यहाँ से ऐसे, ठीक है। मैं पहले इसको फिगर को ठीक से ड्रॉ करूंगा तभी जाके आपको समझा पाऊंगा। यस, ये वाला बाकी का हिस्सा गायब है। हमें पता करना है इसका सेंटर ऑफ मास। मैं आपको 2-3 तरीके से करके बताऊंगा, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा, लेकिन सारे तरीके का अपना अपना अहमियत है। ऐसा कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि सिर्फ उसी तरीके से बनेंगे, किसी दूसरे तरीके से बनेंगे नहीं। सारा तरीका आपको जानना है। जैसे अब हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे है और एक्स एक्सिस यहाँ पे है। हमें पता करना है कि वेयर इज द सेंटर ऑफ मास। ओ ये बात है, ठीक है। कोशिश करते हैं। मैं इसको पहले 2 टुकड़े में डिवाइड करता हूँ। आई कंसिडर दिस एज ए टुकड़ा लाइक दिस एंड ए टुकड़ा लाइक दिस। आई कॉल दिस एज m1, आई कॉल दिस टुकड़ा एज m2। क्लियरली दिख रहा है कि अगर इसका मास m होगा, इसका मास 2m होगा, है कि नहीं? ये उसका डबल है। यस, तो हम कहेंगे कि if m1 is equal to m, then m2 will be equal to 2m। हाँ ठीक। तो चलो m1 हो गया m, करेस्पॉन्डिंग x1 लिखेंगे। m2 हो गया 2m, करेस्पॉन्डिंग x2 लिखेंगे। x1 क्या? x1 is distance of center of mass of m1 from the axis। m1 ये है, इसका सेंटर ऑफ मास, हाँ ये मालूम है, पूरे का मालूम नहीं था लेकिन इसका मालूम है। यहां से उसका डिस्टेंस जो भी है इसको आप x1 कहोगे। कितना है? अब जानते हो पूरा लेंथ 2l है, ये लेंथ 2l है। ये x1 हो गया l/2। क्या कोई मुझे x2 बता सकता है? इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ होगा, है ना। ये डिस्टेंस होगा x2। x2 कितना होगा? ये l/2 plus l plus l/2 is 3l/2। हाँ, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम कहेंगे m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2। वैल्यू डाला जाए तो इट इज m into l/2। ध्यान रहे कि हमें m वगैरह नहीं दिया गया है, हम अपनी मन से ले लिए हैं, if करके ले लिए हैं। 2m into 3l/2 divided by m plus 2m that is equal to, ऊपर नीचे से m गया, ये हो गया 3l और ये हो गया l/2। इट इज कमिंग आउट टू बी 3l/2 and plus l/2। इट इज 4l/2, राइट, इट इज 4l/2। 2 को कैंसिल हो गया, 3l plus l/2, सॉरी। इट इज कमिंग आउट टू बी कितना हो गया? 3l 3.5, 7l/2, 7l/6। यस, मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से होगा 7l/6। तो यहाँ से कितना होगा? 7l/6। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 7l/6, 7l/6। हमें 2 बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि हम लोग देख लिए थे सिमेट्री से। क्या देख लिए थे सिमेट्री से? कि दोनों का x एंड y कोऑर्डिनेट बराबर होगा। समझ में आ गया था। इसीलिए जिनको ये समझ में नहीं आया होगा वो पहले x निकालेंगे फिर y भी निकालेंगे।
आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ऐसा एक टुकड़ा लेना चाहिए? अरे कुछ पता होता नहीं चला, मैं ऐसा भी एक टुकड़ा ले सकता हूँ, ऐसा भी एक टुकड़ा ले सकता हूँ, या फिर ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ऐसे करके 3 टुकड़ा भी ले सकता हूँ। कुछ भी लोगे आंसर विल बी कमिंग द सेम, लेकिन तरकीब ऐसा होना चाहिए कि आपको कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट ना लगे। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes, sir. यस। मैं अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। आई वांट टू टेल यू ए सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आपको आसानी से हर बुक में नहीं मिलेगा, थोड़ा ध्यान से देखना। थोड़ा हाइपोथेटिकल मेथड है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल सेकंड मेथड से बनेगा वो सारा न्यूमेरिकल को दूसरा मेथड से करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन से जो सेकंड मेथड से ही बनेगा, दूसरे मेथड से बनाओ तो धुआं निकल जाएगा। ठीक है, सोचते हैं। तो आई स्टार्ट विद द फिगर अगेन। आई कंसीडर दिस एज ए कंप्लीट स्क्वायर। और आप बोलोगे सर हमारा फिगर में तो ये ऐसा नहीं था। चलो ठीक है, हम कहेंगे कि इसके ऊपर मैं थोड़ा इस फिगर को और बढ़िया से करना चाहूंगा ताकि आप लोग देख पाओगे। सपोज हम कहेंगे ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक, बढ़िया। अब इसके ऊपर और एक ले लो स्क्वायर। अरे तू इधर से क्यों, चलो और एक स्क्वायर ले लेते हैं। ये हो गया दूसरा स्क्वायर। देखो इसके ऊपर इसको रख दिए हैं। ये वाला हिस्सा अगर गायब हो जाएगा तो सब कुछ हमारा काम बन जाएगा। हम ये वाला हिस्सा को अभी गायब कर देंगे तो बच जाएगा ये वाला हिस्सा। इज नॉट इट? यस, ये हिस्सा को मैं यहां से गायब कर दूंगा। नाउ अगर ये वाला हिस्सा को हम गायब कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ओनली दिस पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा फिगर है, कौन सा फिगर? हमारा वाला फिगर, ये दिस इज, ठीक है, सेम एज, थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, सेम एज दिस फिगर, ये कंप्लीट फिगर माइनस ये वाला फिगर, कंप्लीट फिगर माइनस ये वाला फिगर। क्या इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये नहीं बनेगा क्या? हाँ बनेगा। अच्छा ये बात हम कहेंगे ये पूरा का पूरा फिगर को हम कहेंगे, ये मान लो कि इसका मास m है तो इसका मास क्या होगा? ये 4 गुना है, 4m होगा। लेकिन ये नहीं है तो हम कहेंगे दिस प्लस माइनस m। सर मास नेगेटिव नहीं होता है। हाँ हमको भी मालूम है कि मास कभी नेगेटिव नहीं होता है, हाइपोथेटिकल है। सोचो कि यहाँ पर 4m मास है प्लस एक माइनस m मास है, एक 4m मास है और एक माइनस m मास है, जोड़ दिए तो मिल गया ये। आर यू गेटिंग? यस सर। यस। अब चलो सोचते हैं, हम कहेंगे कि ऐसा है। तो अगर ये चीज आपको समझ में आया तो मैं आपको थोड़ा अब और घुमाना चाहूंगा। थोड़ा देख लो, बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच है। पहली बार कह रहे हो, एक क्वेश्चन में पूरा पकड़ में आ जाएगा, एक क्वेश्चन में आपको पूरा पकड़ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से सुनोगे तो ठीक है। हम कहेंगे दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस, एक 4m और एक माइनस m। चलिए हमारे पास जो था उसको रिपीट करते हैं। कौन था? ये था। इस चीज को ले आते हैं कॉपी करके और देखते हैं। ये था हमारा केस। इसी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कहा गया था, इसी का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए कहा गया था। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे। अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं और आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि दिस इज ए केस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 4m एंड माइनस m। यस सर। ये 4m एंड माइनस m का ये कॉम्बिनेशन है। ये 4m है और ये
माइनस एम है। चलो ये आपको समझ में आता है, तो आ जाओ इधर। चलिए तो ऐसा करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। लेट अस राइट, वी वांट टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम वाई एक्सिस। और आपको ये डायमेंशन वगैरह सब मालूम है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, आपको ये कंसेप्ट पता चल चुका है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वाई कोऑर्डिनेट वही होगा। चलो ठीक है, चलो ऐसे करते हैं कि लेट m1 इज इक्वल टू माइनस m2 इज इक्वल टू 4m। x1 कितना होगा भैया? x1 मतलब m1 का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। m1 कौन है? ये पूरा चीज, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ, ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2। अच्छा m2 क्या है? ये पूरा वाला का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ पे उसका डिस्टेंस x2 l। अब फॉर्मूला क्या कहता है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। अच्छा ये बात है, तो माइनस m इंटू l/2 प्लस m2 हो गया 4m इंटू l बाई माइनस m प्लस 4m। देखो तो आया क्या? 7l/6। Yes, Yes, sir. Yes, it is coming. It is coming. It is coming. It is coming 7l/6। तो ये हो गया नेगेटिव मास कंसेप्ट, नॉट अवेलेबल इन ऑल बुक्स। कुछ अच्छे बुक्स में हो सकते हैं, ठीक है, आपके लेवल में तो मिलेगा नहीं। ये हो गया नेगेटिव मास कंसेप्ट। तो एक तो पॉजिटिव मास लेके टुकड़े टुकड़े करो, हर टुकड़ा का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस को एक्सिस से पता करो, और फिर समेशन ऑफ mi(xi) बाय समेशन ऑफ mi करके निकालो, और मेक यूज ऑफ ए नेगेटिव मास कंसेप्ट। Is it? There is a complete square plate and some negative mass kept here. क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes, sir. ये समझ में आया? चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहता हूँ, देखने के लिए कि आप लोग कैसे कर रहे हो। सपोजिंग मैं आपको कोई एक डिस्क दे रहा हूँ, ये एक डिस्क है, ये बड़ा सा डिस्क है। ये डिस्क में हुआ यूं है कि यहाँ पे हुआ यूं है कि इसके अंदर और एक डिस्क है, इसके अंदर और एक डिस्क है, छोटा सा, ऐसा गया, ऐसा ऐसा ऐसा। यस, ये एक डिस्क है, डिस्क के अंदर डिस्क है, ये है दूसरा वाला डिस्क, ऐसा है। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि एक बड़ा सा डिस्क था और डिस्क में से क्या हुआ है, एक सर्कुलर सेक्शन काट के निकाल लिया गया है। सर्कुलर सेक्शन काट के निकाल लिया गया है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो ये है। दिस इज व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? और दिया है कि ये जो डिस्क हम लिए हैं इसका रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया है? रेडियस दिया है 2r। पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट from this line AB। क्या पूछा है? Find the center of mass of remaining part from the line AB। In figure shown, find distance of remaining part of डिस्क। थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया हूं, पहले से लिखता हूं, ठीक से इसको लिखता हूं। फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस r, फ्रॉम ए
disk of radius 2r, a circular section was removed. ये पॉइंट C है. A circular section was removed. Find distance of center of mass of remaining part from line AB से रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस पता करना है. हो क्या कोई कुछ गेस करके बता सकता है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल बी 2r or less than 2r or more than 2r? I just want to see your imagination. It will be less than 2r or more than 2r or 2r. Go to the basics. It is the point where the body can be single supported. क्या इसको फ्लैट करके रखेंगे, सी में सपोर्ट देंगे, रहेगा? नहीं रहेगा. कहां पर देने से रहेगा? इधर कहीं देने से रहेगा. नहीं तो इधर को हेवियर पार्ट हो रहा है ना, तो इधर कहीं देना पड़ेगा. तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास will be 2r or less than 2r or more than 2r? Less than. समझ में आ रहा है? मतलब अब तक अंदाज होना चाहिए, नहीं तो आंसर निकलेगा तो सही निकला कि गलत निकलेगा, क्या होगा? अब आंसर देख के करोगे हाँ सही है. वही तो डिफरेंस है बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. जो कॉन्फिडेंटली समझदारी के साथ कर रहा है वो करेगा. अगर आंसर उसका मैच नहीं किया तो बुक का आंसर को करेक्शन कर देगा. जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है करेगा, अगर आंसर मैच नहीं किया दोबारा करेगा, नहीं किया फिर से मैच करेगा, फिर बोलेगा डाउट है, क्योंकि उसका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है ना. चलिए ठीक है. सो हैव कॉन्फिडेंस. इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फंडामेंटली तो कॉन्फिडेंस तो बरकरार रहेगा. हमें डिस्टेंस पता करना है. तो फिर मैं आपकी हेल्प मांगूंगा. मैं चाहता हूं कि मैं करूंगा, क्योंकि ढेर सारी चीजें करना है. ये तो शुरुआत है आज की क्लास का. चलिए देखते हैं. लेट मास रिमूव, लेट मास ऑफ complete disk is m, पूरा डिस्क का m. Then removed part has mass. क्या कोई बता सकता है रिमूव पार्ट का मास कितना होगा? रिमूव पार्ट का मास कितना होगा, कोई बता सकता है क्या? कोशिश करिए, आप कर सकते हैं. जो निकल दिया गया है जो पार्ट को, उस पार्ट का रेडियस कितना है भैया? इसका सेंटर यहाँ पर है, ये r है. तो सोचो ये पूरा एरिया कितना था? पूरा एरिया पाई इंटू 2r का स्क्वायर. ये जो निकल गया है उसका एरिया क्या है? इसका एरिया है पाई इंटू r का स्क्वायर. नहीं, मतलब पूरा वाला एरिया कितना था? 4 पाई r स्क्वायर. ये पाई r स्क्वायर मतलब पूरे का ये 1/4 है. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस. तो फिर अगर हम कहेंगे ये पूरे का मास m था, तो जो निकल गया उसका मास कितना होगा? m/4. इसका एरिया है पाई इंटू 2r स्क्वायर. इसका एरिया है पाई इंटू r स्क्वायर. क्या बात समझ में आ रहा है? यस. अब मैं कह सकता हूं कि दिस combination of this is a combination of a complete disk and a negative mass. अब मैं क्या कह सकता हूं? इतना समझ जाने के बाद मैं कहूंगा ये पूरा का पूरा डिस्क विथ ए होल, ये पूरा का पूरा डिस्क विथ ए होल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ क्या? ए डिस्क एंड एक छोटा सा होल है कि नहीं? अब ये कितना है? हम इसको कहेंगे m और ये हो गया माइनस m/4. क्या आपको समझ में आ रहा है?
इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये m और माइनस m/4 में धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो जाए। कहीं तकलीफ होगा तो बोलो। ये माइनस m/4 है, ये m है, दोनों को जोड़ोगे ये मिल जाएगा। हाँ सर, मिल गया सर। तो ठीक है, चलिए अब इसका निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हियर AB से। AB तो इसी को दिया था। लेट m1 इज m, तो x1 आपको बताना है, m2 इज माइनस m/4, तो x2 आपको बताना है। क्या बता सकते हो? m1 अगर m हुआ मतलब पूरा डिस्क का मास m है, तो उसका सेंटर कहाँ था? यहाँ था। x1 क्या है? 2r। अच्छा, m2 हो गया ये वाला, उसका सेंटर कहाँ है? यहाँ है। कितना होगा ये डिस्टेंस? x2 3r। फिर और क्या लिखा है? नाउ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। क्या समझ में आ रहा है? सिंपलीफाई करिए तो देखो, तो कितना हो गया? 2mr माइनस 3mr बाय 4 बाय क्या m प्लस माइनस m/4। सिंपलीफाई करिए, जो निकलेगा वो आपका आंसर है। हम तो m अपनी मन से दिए थे। इट इज 8 माइनस 3 इज 5r बाय ये 3mr/4 5r बाय 3। Yes, sir. यस, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 5r बाय 3। देखो तो ये 2r से कम आ रहा है ना? यस Yes, sir. यस आ रहा है। 6r बाय 3 होता तो 2r होता, अभी 2r से थोड़ा सा कम है। समझ में आया? मतलब ये समवेयर इधर होगा। तो जब आपका इंट्यूशन, आपका इमेजिनेशन और आपका कैलकुलेशन मैच कर जाता है, तब बनता है कॉन्फिडेंस। हाँ, 2r से कम होना चाहिए, आ गया ऐसे। हाँ तो ठीक है, मेरा आंसर सही हो सकता है, ये हो गया कॉन्फिडेंस। क्या ये तरकीब सबको समझ में आया? Yes, sir. किसी भी दूसरे तरीके से इसको नहीं कर सकते, इतना आसान तरीका। आप इंटीग्रल समेशन कैलकुलस लगा के करोगे बात अलग है, बट इट इज द इजीएस्ट वे। नेगेटिव मास कंसेप्ट, तो पॉजिटिव मास कंसेप्ट हम लोग समझ गए थे, नेगेटिव मास कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन देखते हैं कि आप लोग कैसे करते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और थोड़ा सा आपसे प्रैक्टिस करवा लूंगा। थोड़ा ये क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए। ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक स्लैब रखा हुआ है। ये स्लैब है, ये एक स्लैब है ऐसे, ठीक है। ये एक स्लैब है ऐसे रखा है टेबल के ऊपर। स्लैब के ऊपर और एक स्लैब रखा है, स्लैब के ऊपर और एक स्लैब रखा है, ठीक है। अरे तू स्लैब के ऊपर और एक स्लैब रखा है, ये इधर निकला हुआ है, ठीक है, थोड़ा इधर निकला हुआ है, और ये दोनों मिला के ले लेते हैं, ये दोनों मिला के ले लेते हैं, थोड़ा ये इधर ऐसे है। अच्छा, अब ये स्लैब के ऊपर और एक स्लैब रखा है, मर्जी आपकी, सोचना है आपको कैसा होगा। इट इज समथिंग लाइक दिस, और एक स्लैब रखा है, ये एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके 3 स्लैब हम रखे हैं, है ना, 3 स्लैब रखे हैं। थोड़ा फिगर को ध्यान से देखो, मैं कुछ बताना चाहता हूं इस फिगर के बारे में। क्या क्या दिया है यहां पर? दिया है कि हर एक स्लैब का लेंथ L है। हर एक स्लैब कितना ओवरहैंग कर रहा है? ए है ना। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 3 similar slabs are kept
इक्विलिब्रियम। ए का मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए इक्विलिब्रियम, मतलब ये ए निकला हुआ, उसके ऊपर ए निकला हुआ, ये उसके ऊपर ए निकला हुआ, ज्यादा निकाल के रखेंगे रहेगा क्या, क्लुप कर जाएगा, क्लुप करके गिर जाएगा। हमें पता करना है कि कितना मैक्सिमम रख सकते हैं ए का वैल्यू। क्या पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन समझ में आएगा तो फिर हम ये क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तो फिर आंसर के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, ताकि ये तीनों स्लैब इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मान लो ये टेबल के बाहर 1 मिलीमीटर निकला, वो उसके ऊपर 1 मिलीमीटर निकला, वो उसके ऊपर 1 मिलीमीटर निकला, तो रह सकता है। मान लो ये 2 मीटर लंबा है, ये टेबल के ऊपर 0.5 मीटर निकला, ये उसके ऊपर और 0.5, ये उसके ऊपर और 0.5, हो सकता है तीनों गिर जाएंगे, है कि नहीं? कितना मैक्सिमम रख सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, आपको सोचना, ठीक है? सोचना है आपको कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक, दिमाग लगाते हैं। देखो ये पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है, क्लियर? अच्छा, ये पेन मेरे हाथ पे रखा हुआ है, पेन का कुछ हिस्सा निकला हुआ है, मैं पेन को थोड़ा और निकालूंगा, कुछ देर निकालने के बाद क्या होगा, लड़खड़ाने लगा, और थोड़ा निकालूंगा, गिर जाएगा। अगर ये पेन का लेंथ L है, बताओ इसका कितना मैक्सिमम हिस्सा मैं बाहर रख सकता हूं? L/2। उससे ज्यादा रखेंगे तो गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? चलो फिजिक्स में चलते हैं उसका। जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है, उसका वेट और नॉर्मल रिएक्शन आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, है कि नहीं? एंड टू फोर्सेस अगर किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेंगे, उनको इक्वल एंड ऑपोजिट होने के साथ साथ सेम लाइन में होना जरूरी है। मतलब ये पेन का वेट यहाँ पे कर रहा है, मान लो 10 न्यूटन, आप यहाँ पे 10 न्यूटन दोगे तो रहेगा क्या? नहीं रहेगा, आपको यहीं पे देना पड़ेगा 10 न्यूटन। इजंट इट? यस सर, नो? यस। अच्छा, तो इसका मतलब जब ये पेन को मैं बाहर निकाल रहा हूं, ध्यान से देखो, ये धीरे धीरे उसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है टुवर्ड्स दिस एज। एक बार सेंटर ऑफ मास अगर इस एज से बाहर निकल गया तो वेट आएगा इधर, नॉर्मल रिएक्शन हवा में कैसे आएगा क्या? नहीं आएगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन होना जरूरी है, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट टू द वेट होगा और उसी पॉइंट से पास करेगा, है कि नहीं? तो फिर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? L/2, ताकि इस एज पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ रहा है, एक वेट भी आ रहा है और ये बैलेंस है कि नहीं? अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो सोचो, ये जो सिस्टम है 3 ब्लॉक का, 3 स्लैब का, ये तीनों स्लैब को एक सिस्टम मानो, ये तीनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर इस लाइन से कौन सा लाइन, ये जो एज है, ये इस लाइन से कौन सा एज वाला लाइन, ये लाइन से बाहर चला गया तो क्या ये रेस्ट में रह सकता है? नहीं सर। नहीं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ए चाहे कुछ भी ले लो, सेंटर ऑफ मास शुड बी टू द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम मासेस को सरकाते जाएंगे इधर इधर, मान लो तीनों को ले आते हैं यहाँ पे, तो सेंटर मास इधर नहीं है, एक तो सरकाते गए तो सेंटर मास भी शिफ्ट होने लगा। तो जब हम मैक्सिमम ए की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम ए, तो हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास इज जस्ट ऑन दिस लाइन। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ फिगर बनाता हूँ आपके लिए। ये फिगर में मैं देखना चाहता हूं कि ये हो गया, ये एक लाइन हो गया और दूसरा हो गया ये। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूं यहाँ पे, बताना ये चाहता हूं कि ये लाइन को अगर मैं नाम देता हूं AB और इस लाइन को नाम देता हूं CD, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में कहेंगे एट मैक्सिमम ए
center of mass should be on line CD। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. Yes। इसका मतलब distance of center of mass from AB should be कितना? ये डिस्टेंस कितना है भाई? ये पूरा लेंथ L है, ये A सरका हुआ है ना, तो ये भी तो A, ये तो भी L माइनस A हुआ ना? अरे नहीं हुआ क्या? ये A सरक गया ना इधर, हाँ ये पूरा लेंथ L है, तो ये कितना हो गया? L माइनस A। यस, तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम AB शुड बी L माइनस A फॉर मैक्सिमम A। चलिए डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका निकालते हैं और उसको L माइनस A के साथ इक्वेट कर देते हैं, है ना। नाउ x डिस्टेंस ऑफ center of mass of the system from line AB is equal to, हमें तो फार्मूला मालूम है, इसको थोड़ा ऐसा करता हूँ मैं ताकि लिखने में मुझे मजा आ जाए। yes of the system from line AB is equal to, फॉर्मूला है समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना चाहूँ। नाउ x is equal to m1, चलो इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2, इसको कहते हैं 3। m1 का मास m है, क्या करेस्पॉन्डिंग x1 हम लोग सीधे लिख सकते हैं। x1 क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 फ्रॉम हियर। इसका कहाँ है सेंटर ऑफ मास? यहाँ है, ये पूरा लेंथ L है, तो ये कितना होगा? L/2। क्या समझ में आया? Yes, sir. प्लस m2 इंटू x2, m2 भी तो वही है, सिमिलर है, दिया है कि सिमिलर स्लैब से, ये सिमिलर स्लैब से। अच्छा m2 डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास है, कोई परिमाण बताएगा? L/2 प्लस a है कि नहीं? Yes, sir. ये प्लस तीसरा वाला वही m डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हियर, Sir, L/2 plus 2a. L/2 प्लस 2a। बढ़िया, समझ में आ रहा है। दैट डिवाइडेड बाय m प्लस m हो गया 3a। तो हमें समझ में आ गया x का वैल्यू होगा ये। सिंपलीफाई करके बताइए कितना आ रहा है? हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी? अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे ml/2 3ml/2, 3m गया तो ऊपर आ गया l/2, ये हो गया ma प्लस 2ma, 3ma/3m प्लस a। मैं कैसे किया देखो, ml/2 ml/2 3ml/2/3m हो गया l/2, और ऊपर ma प्लस m into 2a 3ma/3m दैट इज a, l/2 प्लस a। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. हमें क्या पता था? सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस शुड बी L माइनस A, Yes, sir. देन दिस मस्ट बी इक्वल टू L माइनस A। सो लिखेंगे फॉर मैक्सिमम A L/2 प्लस A मस्ट बी इक्वल टू L माइनस A मिल गया। a इधर ले आओ, 2a इज इक्वल टू L/2 और a इज इक्वल टू L/4। सो मैक्सिमम कितना ओवरहैंगिंग हो सकता है? L/4 है कि नहीं? यस। इसमें बनाने में एक कंसेप्ट की जरूरत हुआ, दो कंसेप्ट का। एक हुआ कि सेंटर ऑफ मास शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस लाइन,
दूसरा हुआ सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालो, उसके साथ इक्वेट करो। अगर हम लोग थोड़ा स्मार्टली सोचते तो हमारा काम और भी आसान हो सकता था। कैसे? चलिए देखते हैं, मैं बताता हूँ हाउ टू थिंक स्मार्टली फॉर दिस पार्ट ऑफ कैलकुलेशन। ये पार्ट ऑफ कैलकुलेशन को यूज नहीं करना है तो क्या करेंगे? ये पार्ट ऑफ कैलकुलेशन को यूज नहीं करना है। क्या निकालना चाहते थे? डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द लाइन ए बी। तो हम लोग ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किए, इतना दिमाग लगाए, L/2 L/2 प्लस a L/2 प्लस 2a है, बहुत सारा किए। सोचो तो इसी पार्ट का अल्टरनेट मेथड में बताता हूँ, इसी पार्ट का अल्टरनेट मेथड में बताता हूँ, ठीक है। सेकेंड मेथड, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम लाइन ए बी। थोड़ा सिस्टम को प्यार से देखो तो क्या है सिस्टम? ये है ये है एक, सॉरी, ये हो गया एक स्लैब, ये हो गया एक स्लैब, ये उसके ऊपर दूसरा स्लैब कॉपी कर लेते हैं, ये थोड़ा इसको भगा देते हैं, मैं कॉपी करके फटाफट बना देता हूँ। आई कैन से ये हो गया एक स्लैब, एक, ठीक है, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, ठीक है, ये तीन स्लैब है, ये तीन स्लैब है। तो चलो ये तीन स्लैब को देखो, ये एक है, ये दूसरा है जिसके ऊपर ए निकला हुआ है, ये तीसरा है, ये उसके ऊपर ए निकला हुआ है, और आर ओवरहैंगिंग द नेक्स्ट प्रीसीडिंग बाय द सेम अमाउंट। हाँ सर, समझ में आया सर। अच्छा बताओ, थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, ऐसा तीन तो बार एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, क्या बता सकते हो ये जो तीन बार सिस्टम है, ये तीन बार सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए? ये दोनों लाइन का बीचों बीच होना चाहिए कि साइड में होना चाहिए? बीचों बीच होना चाहिए ना। अगर ये बात है तो फिर निकालने की क्या जरूरत है भैया? आप जानते हो कि ये पूरा डिस्टेंस कितना था, ये पूरा डिस्टेंस कितना था यहां से यहां तक, ये L, ये A, तो हो गया L प्लस 2A, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2 प्लस, समझ में आया क्या? AB से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इज इक्वल टू L/2 प्लस A, जिसको हम लोग कितना मेहनत करके निकाले थे। क्या बात समझ में आ रहा है? यस। तो अब डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास हम ऐसे निकाल देंगे तो जल्दी बन गया। और उसके बाद तो वही रिपीट किया और निकाला आंसर। क्या मेरा क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया? ये ठीक है, ये बात। तो क्या आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो? अगर 3 के जगह 2 स्लैब होते तो बता सकते थे क्या? अगर 3 के जगह 2 स्लैब होते थे तो बता सकते? हाँ बता सकते हो, क्यों नहीं? तरीका वही है। अच्छा, अब मैं आपको पूछ रहा हूं अगला क्वेश्चन जिसको आप बनाओगे। 2 स्लैब लेके दे रहा हूं। अब की हो गया आपका टेबल के ऊपर 2 स्लैब, पहला केस में वो लोग बराबर निकले हुए थे, दूसरा केस में बराबर नहीं निकले हैं, बराबर नहीं निकले हैं, है ना? पूछा ये दोनों स्लैब बराबर है और बराबर नहीं निकले, दोनों अनइक्वली निकले हुए हैं। ये फिगर गंदा दिख रहा है, मैं इसको बनाता हूं। आई विल मेक दिस फिगर। अरे तू जाओ रे, अरे आई विल मेक दिस फिगर। मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा दिमाग लगाओगे, आप लोग करोगे, यू आर ऑल गुड पीपल, यू कैन थिंक दिस वे। ये कोई एक स्लैब है और ये उसके नीचे दूसरा स्लैब है, ये दोनों सिमिलर स्लैब है, और पूछा है दोनों स्लैब को किसी एक टेबल के ऊपर रखा गया है, और टेबल कुछ ऐसा है
ऐसा है तो हम कहेंगे टेबल कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है a, ठीक है, ये डिस्टेंस है a। और क्या क्या, हर एक स्लैब का लेंथ l है, हर एक स्लैब का लेंथ l है। क्वेश्चन में क्या दिया है, टू सिमिलर स्लैब्स are kept as shown, find maximum A for equilibrium। कितना मैक्सिमम निकल के रह सकता है, मैक्सिमम। पहला केस में क्या था, ये दोनों बराबर निकले थे, अब ये बराबर नहीं निकले हुए हैं, ये कुछ निकला हुआ है, उसके ऊपर और निकला हुआ है। कितना मैक्सिमम दूर तक ऐसे निकाल के हम इसका ट्रंक ऐसे रख सकते हैं, इसको कहते हैं कैंटिलीवर सपोर्ट। ये कैंटिलीवर कितना दूर तक बाहर निकलता हुआ रह सकता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हो सकता है ए का वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम। वो थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए, आप लोग कर लोगे। आप में से कुछ लोग सोचेंगे, ठीक है, सोचेंगे तो कर लेंगे। थिंक एंड डू, यू कैन डू। हमें क्या देखना है, ना ये गिरेगा ना ये गिरेगा ना दोनों गिरेगा, कोई नहीं गिरेगा। ये नहीं गिरना चाहिए, ये भी नहीं गिरना चाहिए, है ना, बस यही ध्यान में रखना है। ये नहीं गिरना चाहिए, ये नहीं गिरना चाहिए। और कितना मैक्सिमम बाहर निकाल के इसे रख सकते हैं। आप 2-3 ठो बुक रख के रखो, एक के ऊपर एक दूसरे को सरका के रखो, कितना मैक्सिमम दूर रख सकते हो, व्हाट मैक्सिमम डिस्टेंस तक आप इसको ओवरहैंग करवा सकते हो। दिमाग पर जोर लगाओ जिनका है। ब्रेन मसल बनाना है, जितना ब्रेन पे ताकत लगाओगे उतना आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा। डोंट वरी वेदर यू गेट द आंसर और डोंट गेट द आंसर, आंसर मिले ना मिले, सोचो। चलो मिलके सोचते, हमें पता करना है कितना मैक्सिमम बाहर निकलेगा। पहले देखते हैं ऊपर वाला कितना मैक्सिमम रह सकता है इसके ऊपर, बताओ। ये तो बता सकते हो, ये इसके ऊपर L/2, उससे ज्यादा रखेंगे तो ऊपर वाला लुढ़क जाएगा। हाँ देखो, तुम लोगों का दिमाग तो काम कर रहा है। अब ये L/2 निकला हुआ है, हमें A मैक्सिमम करना है। चलो हम B निकाल देते हैं। लेट अस फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B फॉर इक्विलिब्रियम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ B फॉर इक्विलिब्रियम। क्या आपको सोचने का कोई तरीका मिल रहा है? क्या देखना है आपको? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस एज, isn't it? सेंटर ऑफ मास शुड नॉट गो बियॉन्ड दिस एज। दिमाग पर जोर लगाओ भैया। देखो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस AB से कितना होना चाहिए, L-B, एंड आप सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालो, सॉरी, आप सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालो, उसको L-B के साथ इक्वेट कर दो। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस, तरीका मिल गया। देखो देखो, आप क्वेश्चन पूछ के देखो सीनियर बच्चों को, धुआं निकल जाएगा उनका, तभी ना भाव खा पाओगे। लाखों में एक होना कोई आसान है क्या? लाखों में एक होने के लिए कुछ करना पड़ता है जो 1 लाख नहीं कर पाएंगे। नहीं तो लाखों से एक, जस्ट वन अमंग द क्राउड और द वन अमंग द क्राउड, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आसानी से नहीं बनता भाई, करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या मेरे सॉल्यूशन से पहले कोई आंसर बता देगा? देखता हूं। अपर स्लैब कैन ओवरहैंग maximum by L/2 for A to be maximum, B must be maximum, distance of center of mass again
center of mass must lie on CD. So distance of center of mass should be how much? L minus B. और distance of center of mass from कहाँ से? Distance of center of mass कहाँ से? From AB. From ये AB थोड़ा confusion हो रहा है, तो इसको थोड़ा मैं कैपिटल AB कर देता हूँ. ये कैपिटल A, ओहो, ये कैपिटल A है, ये कैपिटल A, ये कैपिटल B. ठीक है. From AB should be equal to L minus B. But what is the distance of center of mass? है कोई स्मार्ट जो फटाफट बताएगा? Distance of center of mass, ये B है, ये L/2 है, ये L minus B है कि नहीं? ये पूरा लेंथ कितना है भैया? अच्छा, ये L/2 है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है? सोच लो, यहाँ से यहाँ तक 3L/2. Yes. It is 3L/2 हो गया पूरा लेंथ by 2. अरे ये पूरा लेंथ कितना है? 3L/2, उसका आधा by 2. That should be equal to L minus B. क्या हमें यहाँ से B का वैल्यू मिल जाएगा? हाँ सर, मिल जाएगा. ये हो गया 3L/4, उधर ले लो, B equal to L/4. तो कितना हो सकता है मैक्सिमम A का वैल्यू? मैक्सिमम A इज इक्वल टू ये L/2, ये L/4, L/2 प्लस L/4, L/2 प्लस B है, L/2 प्लस B है, बट B इज L/4, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 3L/4. तो मैक्सिमम कितना निकाल सकते हैं हम? 3L/4 है ना? और अगर इतना सारा कुछ भी दिमाग नहीं लगाते, जैसे ये पेन कितना मैक्सिमम निकला हो सकता है? आधा, है कि नहीं? ये पूरा कितना था? 3L/2. कितना निकलना चाहिए? आधा. तो 3L/4 खत्म. ये होना चाहिए 3L/4. खत्म. सोचने की बात है. देखो 1 मिनट में आपको करना पड़ेगा, तो फिर चीजें आपको समझ में आ गया है.